इंस्पायर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो मूल होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास एक श्रीधराचार्य सूत्र भी था, फॉर्मूला था, ठीक है, जिसे हम द्विघाती समीकरण भी बोलते हैं। जैसे x इज इक्वल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम पता करेंगे, विविक्तर बोलते हैं डी को। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो हमारे पास जीरो से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी, जीरो से बड़ी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जीरो से छोटी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जीरो के इज इक्वल होगी। ठीक है, और देखो दो कंडीशन और होती हैं। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा हमें। ठीक है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता हो। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई भी यदि वैल्यू आती है तो वो एक तरीके से पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब कोई भी हो, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की ये कंडीशन है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से यदि बड़ी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि जीरो से बड़ी हो तो यहाँ पे जो मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है वो यहाँ पे मूल है वो अलग अलग प्राप्त होते हैं और वास्तविक मान हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो तो मूल हमें वास्तविक प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक नेचुरल प्राप्त होंगे, वास्तविक प्राप्त होंगे। और यहाँ पे मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। और यहाँ पे मूल वास्तविक प्राप्त होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि जीरो से बड़ा होता है। तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम रख के देख सकते हैं, जैसे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसमें हम रख के देखेंगे -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 2 इंटू और यहाँ पे 4। ठीक है भाई, तो 9 माइनस 4 2 जा 8, देखो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पे हम 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 और 32 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 41 आएगा। तो 41 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि ये जीरो से बड़ा आ रहा है तो आप इसके जो मूल निकालेंगे वो मूल वास्तविक होंगे और यहाँ पे असमान होंगे। मतलब जैसे इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त होगी। ठीक है भाई, इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू यदि जीरो से छोटी हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि हमारे पास जीरो से छोटी होती है तो यहाँ पे जो मान होंगे वो एक तरीके से असमान, यहाँ पे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें जब ऐसा हो तो कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, जिनका कोई एग्जिट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है,
मूल काल्पनिक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के इज इक्वल आ जाए, मतलब बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू है वो हम 0 के इज इक्वल ले लें, हम देखो एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, सेम होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है भाई, मूल बराबर होंगे हमारे पास, वास्तविक और बराबर, मतलब जैसे अल्फा का मान है वही बीटा का मान होगा। ठीक है, दोनों मान हमें सेम प्राप्त होंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों सेम प्राप्त होंगी। इसके बाद में हम अगली कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे पास है जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर निकलता हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो यहाँ पे जैसे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है तो कैसे होंगे, मूल क्या होंगे भाई, परिमेय होंगे। ठीक है, मूल परिमेय संख्या प्राप्त होगी, रैशनल नंबर प्राप्त होगा। मूल कैसे होंगे, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होंगे। जैसे भाई मैं कहूं कि हमारे पास दो मूल आ गए 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 आ गए तो हम इसको 8/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जैसे मैं यहाँ पे 16/4 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त हो, मतलब डिफरेंट हो, पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त हो, तब क्या होगा, तो तब भाई हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशन थी नेचर ऑफ रूट्स की, तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इनसे रिलेटेड जो भी हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे है नहीं तो 0 है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 16 है। जब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो बी की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, मतलब 0 रहेगा। 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 इंटू में माइनस 16। ठीक है, तो 16 4 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 64 आ रहा है। 64 क्या है भाई, एक पूर्ण वर्ग नंबर है। ठीक है भाई, 64 यहाँ पे एक हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप इसको जब इसके मूल प्राप्त होंगे तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक भी होंगे। ठीक है, और असमान भी होंगे। देखो यहाँ पे दो कंडीशन लग रही है। जैसे फर्स्ट कंडीशन, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से का मान है वो बड़ा है 0 से, 64 है वो 0 से बड़ा है, तो भाई मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दूसरी बात यहाँ पे 64 का यदि हम रूट निकालते हैं, 64 का अंडर रूट निकालते हैं तो 8 आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग भी है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखो कुछ और भी अलग से कंडीशन है, सब स्पेशल कंडीशन देखते हैं कुछ। देखो स्पेशल कंडीशन कुछ अलग से फंक्शन है हमारे पास। देखो जैसे हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, यहाँ पे कुछ हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे यदि यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, मतलब हमारे पास यदि ऐसा बन रही हो कंडीशन कि ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास यदि 0 हो, तो हम यहाँ पे मूलों के बारे में हम पहले ही बता देते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो दो मूल प्राप्त होंगे, दो रूट्स प्राप्त होंगे, तो वो क्या होंगे, तो वन एक सी बाई ए प्राप्त होगा हमें। ठीक है भाई, एक हमारे पास सी बाई ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें ये याद रखना है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो 1 और सी बाई ए, यहाँ ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, या बीटा की वैल्यू, या अल्फा की वैल्यू, तो 1 और सी बाई ए हमें प्राप्त होगा।
देखो जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पे तो हम समझ सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, आप देख लोगे कि ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस थ्री है, सी की वैल्यू यहाँ पे टू है। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस थ्री है, सी की वैल्यू टू है। तो आप ए प्लस बी प्लस सी करके देखो, जैसे टू और वन थ्री हो गया, थ्री में से थ्री जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके मूल क्या प्राप्त होंगे, वन होगा। ठीक है, दूसरा सी बाई ए कर लेंगे, सी बाई ए मतलब टू। तो यहाँ पे देखो वन और टू हो गया, जैसे मान लो कि अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हो, तो हमारे पहले शोर पे पता लग गया कि यदि हमारे पास ऐसा ऐसी यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और बोला जाता है, हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि वन और सी बाई ए यहाँ पे मूल होंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड कंडीशन ये होगी हमारी, ये सी इज इक्वल जीरो हो, तो सी इज इक्वल जीरो हो, तो यहाँ पे यदि सी इज इक्वल जीरो होता है और यहाँ पे एक, हाँ भी देखो आगे तीसरी हम कंडीशन देखेंगे कि यदि हमारे पास b इज इक्वल सी हो, मतलब b की वैल्यू और c की वैल्यू हमारे पास सेम रहे। ठीक है भाई, यदि b की वैल्यू और c की वैल्यू यदि हमें जीरो प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे जो मूल प्राप्त होंगे, ठीक है भाई, मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे भाई, शून्य होंगे। ठीक है भाई, शून्य मूल प्राप्त होंगे हमें, मतलब दोनों के दोनों शून्य प्राप्त होंगे। और यदि देखो हमारे पास से बी का मान यदि जीरो हो, ठीक है, यदि बी का मान यदि जीरो हो, या फिर हम बात करें ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यदि बराबर हो, ठीक है भाई, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर हो, तो मूलों का जो मूल प्राप्त होंगे वो व्युत्क्रम होगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है भाई, जैसे अल्फा इज इक्वल होगा वन बाई बीटा, ठीक है, और बीटा इज इक्वल होगा वन बाई अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, कब, जब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है भाई, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यदि सेम प्राप्त होती है हमें, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू प्राप्त होंगी, तो मूलों का जो व्युत्क्रम प्राप्त होगा हमें। ठीक है, व्युत्क्रम प्राप्त होगा, और इस कंडीशन में b इज इक्वल सी इज इक्वल जीरो हो, तब हमें मूल कैसे प्राप्त होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ कंडीशन थी। इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मान होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जो b की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके आधार पे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे माइनस डी अपॉन में टू ए। ठीक है भाई, माइनस डी अपॉन में टू ए के आधार पे माइनस बी अपॉन में टू ए पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, एक तो जैसे a की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और a की वैल्यू एक जीरो से छोटी हो। ठीक है, यहाँ पे जो a का मान होगा वो जीरो से बड़ा हो और a का मान जीरो से छोटा हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मान होगा मैक्सिमम और एक होगा मिनिमम। ठीक है, दो मान हमें प्राप्त होंगे जब a की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, तो ठीक है, तो हमें देखो मैक्सिमम मान क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम मान हमारे पास जैसे माइनस डी अपॉन में फोर ए प्राप्त होगा। ठीक है, मैक्सिमम मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, माइनस डी अपॉन में फोर ए, और मिनिमम मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, मिनिमम कम से कम कितना होगा, अनंत होगा भाई। ठीक है, मिनिमम मान हमारे पास अनंत होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे ए की वैल्यू यदि जीरो से छोटी हो, जीरो से छोटी हो तो कितना छोटा है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम देखेंगे कि माइनस अनंत हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू डी अपॉन में फोर है। ठीक है भाई, डी अपॉन में फोर ए हो जाएगी, माइनस डी अपॉन में फोर ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
मैक्सिमम और मिनिमम के किस तरीके से निकाला जाता है, फिर से देखते हैं कि ए की वैल्यू यदि 0 से बड़ी हो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन में 4 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अनंत होगी, ठीक है, इन्फिनिटी होगी। और इसी प्रकार से ए की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे माइनस अनंत और मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन में 4 प्राप्त होगी, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद में हम आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें, एक वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब ए का मान है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है तो 0 से बड़ा मान है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन, ये लगाएंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन में 4a करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। माइनस डी अपॉन में 4a करके हम निकाल लेंगे। देखो जैसे d इज इक्वल क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है भाई। तो जैसे मैं रखता हूं, देखो b² माइनस 4ac, ठीक है, और बटे में यहाँ पे 4a, ठीक है। तो हम इसमें b² माइनस 4ac अपॉन 4a में निकाल सकते हैं वैल्यू कोई भी रख के। जैसे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू में ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 9 और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, प्लस का 32 अपॉन में 8, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो 32 में से 9 माइनस करेंगे तो 23/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 23/8 जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की, ठीक है। तो ये हमारे को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके आधार पर निकालते हैं, ए की वैल्यू यदि 0 से बड़ी हो और ए की वैल्यू 0 से यदि छोटी हो, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहां पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 2k प्लस 1 x माइनस k माइनस 5 इज 0, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पे ये कह रहा है कि मूलों का योग व गुणनफल समान हो तो, मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो मूलों का योग, यहाँ पे मूलों का योग हमें पता है कि अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल है, रूट्स का गुणनफल वो क्या था, यहाँ पे था हमारे पास सी अपॉन में ए, ठीक है भाई। इस प्रकार से तो देखो यहाँ पे मूलों का योग और गुणनफल दोनों को बराबर दिखाया गया है, तो माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल सी अपॉन में ए। इस प्रकार से हम ये दोनों कंडीशन इसमें बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए से ए कट हो गया, माइनस बी इज इक्वल सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू देखो हमारे पास ये है, ठीक, और सी की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूंगा 2k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है, माइनस के माइनस 5, ठीक है। तो माइनस 2k और ये माइनस 1 इज इक्वल माइनस के माइनस 5, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर, ठीक है। तो इधर देखेंगे माइनस के और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2k और माइनस 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा, k इज इक्वल 4, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो मूलों का योग और गुणनफल हम बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल 0, ये हमें गिवन है, दिया गया है। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है कि अल्फा 4 बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और बीटा 4, ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें ये दिया गया है। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमें ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से करनी है, तो हमारा ध्यान इधर जाता है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है एक तो, और एक यहाँ पे बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अल्फा क्यूब यहाँ से निकलेगा तो एक अल्फा बचेगा प्लस एक बीटा बचेगा, ठीक है भाई। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा का क्यूब और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब देखो हमें पता है कि शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है, हमें पता है कि माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6 है, अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को पता लगी 6 होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अल्फा बीटा इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है, 2 है और 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होगा, 2, तो ये भी हमें पता लग गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 6, अल्फा बीटा इज इक्वल 2, तो ये देखो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 6, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 6, 48 मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में और देखते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल 0, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल 0, और फाइंड करना है हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और -2 अल्फा बीटा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखो हमने ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है, कि अल्फा और बीटा का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होगा, तो माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आ जाएगा -5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है, 4 है, 4/1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल 4 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -5 अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, -2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, तो -5/4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 4 1 का एलसीएम 4 हो गया, और -5 और यहाँ पे 8 4 जा 32, तो माइनस के कितने हो गए भाई, 37/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा -37/4। तो इस प्रकार से हम ये निकालेंगे, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय।